हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज के इस क्लास में हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें एक टॉपिक छूटा हुआ था और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, लेकिन ये जरूर आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको चलिए आज हम देख ही लेते हैं। हमारा जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है, ये बहुत ही पूछा जाता है, यानी इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, बस एक बार देखिए तुरंत तैयार होगा। अगर हम बात करें अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, तो पहला अंतर जो बताया गया है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती। आप जानते हैं जो भी आणविकता होगी, भाई कोई भी अभिक्रिया हो रहा हो, मान लीजिए आप रिएक्शन ए और बी लेकर के आप जो है उत्पाद बना रहे हैं, तो आणविकता का मतलब क्या होता है भाई, जो आप अभिकारक पद में अणुओं की संख्या भाग लेते हैं तो उनकी जो संख्या होती है वही आणविकता होती है। यानी अभिक्रिया की आणविकता की अगर आप बात करेंगे तो सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? सदैव एक पूर्ण संख्या, मतलब कोई ना कोई संख्या होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कंप्लीट संख्या होगा। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नतम भी हो सकती है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो आपकी अभिक्रिया की आणविकता हो वैसे ही अभिक्रिया की कोटि हो, नहीं, अभिक्रिया की आणविकता कोई ना कोई पूर्ण संख्या होगी, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है अलग भी हो सकती है, यानी सेम ना हो करके उससे अलग भी हो सकती है। तो पहली बात समझ में आ गई ना कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो होती है भिन्नतम भी हो सकती है, यानी अलग भी हो सकती है। क्लियर हो गया। दूसरी बात हमने कहा कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। भाई कहाँ शून्य होगा? भाई आणविकता क्या है? अणुओं की संख्या है, तो अणुओं की संख्या तो शून्य होगा नहीं, तो अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन रही बात अभिक्रिया की कोट, तो अभिक्रिया की कोट क्या है भाई? उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोट कहलाते हैं। तो भाई अगर ये वेग का निर्धारण नहीं करेंगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया बोले जाएंगे। तो ऐसे में अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो दूसरी बात समझ में आई होगी कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोट शून्य भी हो सकती है। क्लियर हो गया ना दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कहा गया किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोट समान या भिन्न हो सकती है। भाई अभिक्रिया की आणविकता और कोट दोनों सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। समझ में आ गई? यानी अभिक्रिया की आणविकता और कोट समान और भिन्न भिन्न हो सकता है। और अगला पॉइंट की बात करें तो अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रिया विधि द्वारा करते हैं। यानी अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या कैसे करोगे? वो जैसे वो क्रिया कर रहा होगा वैसे देख के कर लेंगे, लेकिन अभिक्रिया की कोड जो है वो प्रयोग द्वारा निकाला जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है बताया जाता है। समझ में आ गई? अभिक्रिया की आणविकता जो है उसकी क्रिया विधि द्वारा, यानी आणविकता की व्याख्या जो है उसकी क्रिया विधि द्वारा करते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोड जो है प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण हो जाती है। हमारे बहुत सारी अभिक्रिया ऐसे मिलेंगे जो एक ही दिशा में पूर्ण हो जाती है, तो प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसे अभिक्रिया जो एक ही दिशा में कंप्लीट हो जाती है प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। और ध्यान सुनिए, किसी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए उसकी कोटि और आणविकता सदैव समान होती है, यानी हमेशा बराबर होती है। कोई भी प्राथमिक, अब ये कोई कौन है प्राथमिक अभिक्रिया, चलो एक एग्जाम्पल देख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है NO और प्लस O3। अगर इन दोनों का रिएक्शन देखा जाए तो ये बन जाएगा NO2 और साथ में O2 हो जाएगा। भाई इसका ये ओजोन का एक ऑक्सीजन इसमें लग जाएगा, NO2 बन जाएगा और ये O2, तो ये जो है एक ही दिशा में पूर्ण हो जा रही है, तो ये प्राथमिक अभिक्रिया बोली जाए। अगर इसकी आणविकता की बात करें तो भाई एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो इसकी आणविकता 2 होगी। और अगर कोट की बात करें तो इसकी कोट भी 2 होगी। तो आप बताएंगे इस अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों 2 है, यानी इस अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दोनों 2 है, क्योंकि ये एक प्रकार की प्राथमिक अभिक्रिया होती है।
समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अंतर ही बताना है। आप चाहो तो ऐसे पॉइंट वाइज बता सकते हो और चाहो तो इसको 2 कॉलम बना करके तब भी बता सकते हो। दोनों सही है, जो आपको सही लगे उस हिसाब से करिए, जो आपको ज्यादा आसान समझ में आए। दोनों तरीके से आप लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं 5 बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अपक्रिया की आणविकता और कोट में क्या अंतर है। भाई पहला अंतर हमने आपको यही बताया है कि अपक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोट जो है भिन्नतम भी हो सकती है। और दूसरा अंतर हमने आपको बताया, अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोट शून्य भी हो सकता है। और तीसरा जो है, किसी अपक्रिया की आणविकता और कोट समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। और अगला हमने कहा, अपक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रिया विधि द्वारा करते हैं, जबकि कोट जो है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। और अगला हमने कहा कि वह अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण हो सकता है प्राथमिक अपक्रिया कहलाता है। और किसी भी प्राथमिक अपक्रिया की आणविकता और समान होती है, यानी हमेशा जो है बराबर होती है। जैसे एक अपक्रिया है NO+O3 gives out NO2+O2, ये एक प्रकार की प्राथमिक अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसकी आणविकता और कोट दोनों जो है 2 होती है। समझ में आ गया होगा कि अपक्रिया की आणविकता और कोट में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।